Hello, aspirants. Welcome to Coaching Classes by Ash, and I am continuing the lesson for Human Rights Law. Human Rights Law, the topic of National Human Rights Commission, has already been covered along with many other things that what is human rights, how human rights came into being, and today I'll be continuing it further. So, first, let me take my pen. Yeah. So, the topics covered in this very video would be National Commission for Minorities in detail, difference between statutory and constitutional body, functions of the commission, composition of present commission, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, and National Commission for Scheduled Tribes. So, what I will do is, I won't bore you people much. What I'll do is, I'll uh, you know, um, do this cover these topics basically in two parts. So what I'll do today is that I'll take as much as I can, and let's start. We are starting with National Commission for Minorities. Okay, so मैं ज़्यादा इसलिए भी एक बार में नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कवर किया है और मैं ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स में जो पूछे जाते हैं वो ये कमीशंस ही होते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आज कवर कर लेते हैं, देखते हैं ये कितना टाइम लेता है मुझे समझाने में और आपको समझने में, और उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ यूनियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। इनिशियली 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियंस जो पारसीज हैं उनको माइनॉरिटी नोटिफाई किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। Further wide notification dated 27 January 2014, Jains were also notified as another minority community. तो यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट बनाया 1992 में, जिसमें 5 रिलीजन्स को मेंशन किया, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसीज। उसके बाद उन्होंने 27 जनवरी 2014 को जैन्स को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में लिस्ट किया। फिर यूनियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ न्यू दिल्ली and state government constituted state minorities commission in their respective state capitals. These organizations are set up to safeguard and protect the interests of minorities as provided in the Constitution of India and laws enacted by Parliament and state legislatures. तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बना जो न्यू दिल्ली में है, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी स्टेट्स में स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन का गठन किया। Now, aggrieved persons belonging to the minority communities may approach the concerned State Minorities Commission for redressal of their grievances. Moreover, they may also send their representations to National Commission for Minorities after exhausting all the official mechanism of remedies available to them. तो अग्रीव जो लोग हैं वो अपनी स्टेट में तो ऑब्वियसली बात है रिड्रेसल के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर तब भी उनको लगता है कि वो कायदे से रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं तो वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा है और ध्यान से पढ़ा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये आनी चाहिए थी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जब था तो स्टेट्स में अलग स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन क्यों बना। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रीज़न है, क्योंकि हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से माइनॉरिटीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप पंजाब चले जाएंगे तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ अलग होंगी, अगर आप गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ अलग होंगी। इसलिए स्टेट्स को अलग गठित किया गया, स्टेट्स के लिए स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका ग्रीवांस जो है वो नहीं सही से रिड्रेस हो पा रहा है तो आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ आ सकते हैं। अब ये क्या डील करता है कमीशन? तो कमीशन इज़ अ फोरम फॉर अपील set up to safeguard the rights and interests of India's minority communities. Unlike the National Commission for SC and STs, National Commission for Minorities is a statutory body. तो जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड नेशनल कमीशन फॉर STs भी स्टेट्यूटरी बॉडी हैं, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, और मैं डिफरेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि स्टेट्यूटरी बॉडी क्या होती है,
और इसका गठन किया गया है आपके राइट्स और इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उसमें भी आई थिंक मैंने किया है, लेकिन आप लोग के लिए इसमें भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देख लीजिए। जो लोग उसमें वापस नहीं गए हैं या जिन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं पढ़ा है, उनको स्टेट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, द पावर एंड अथॉरिटी वेस्टेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज वेस्टेड इन स्टेट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को ग्रेटर ऑटोनॉमी होती है, यानी कि वो इंक्वायर कर सकते हैं कुछ मैटर्स में, सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। लेकिन स्टेट्यूटरी बॉडीज़ के पास ज़्यादातर कह सकते हैं कि इन तरीके की पावर नहीं होती है, लेकिन कुछ स्टेट्यूटरीज बॉडी ऐसी होती हैं जिनको ये पावर दी गई है, जैसे कि आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कुछ पावर्स दी गई हैं जो कि बाकी स्टेट्यूटरी बॉडीज़ को नहीं मिलती हैं। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कमीशन टू कमीशन एंड द नेचर एंड द इंटरेस्ट दैट आर सेफगार्डेड। अब आते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। तो इवैल्यूएट the process of development of minorities under the union and states, to monitor the working of safeguards provided under the constitution in the union and the states, to make recommendations for effective implementation of safeguards for protection of minority interests, to look into and take up specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of minorities, to get problems of discrimination against minorities studied, recommend ways to remove them, to conduct studies, research, analysis, and socio-economic and educational development of minorities, to suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by central or state governments, to make periodic or special reports to the center on any matter concerning minorities, especially their difficulties, and to take up any other matter that may be referred to it by the central government. ये सारे इसके फंक्शन है, सिंपल इंग्लिश में है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर कोई पॉइंट नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अब व्हाट हैपन टू द मूव टू गिव एनसीएम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब कॉन्स्टिट्यूशन का बिल जो 2004 में प्रपोज हुआ था न्यू कमीशन बनाने के लिए, लेकिन वो फंस गया इस चीज़ में कि माइनॉरिटी एक्चुअली है क्या, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, और इसलिए बिल जो है वो लैप्स हो गया। तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल द फ्रेमर्स ऑफ 1992 एक्ट सीम टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हु द माइनॉरिटीज वर, but the Supreme Court in a matter concerning minority education institutions ruled in October 2002 that a state may be considered as a basic unit for the protection of right of minorities to set up minority educational institutions. माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स जो हैं वो खुद एक बेसिक यूनिट होती हैं अपने प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़ या राइट टू माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि जैसा कि बताया था हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग माइनॉरिटी होती है। Subsequently, in May 2007, cabinet proposal defined minorities along with these lines. So, Hindus were a minority in states such as Jammu and Kashmir, Punjab, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya and Mizoram. This presented complications as religious and linguistic minorities had been historically defined in terms of their overall numbers in the country. While the NCM's recommendations are often ignored, the Centre is required to present its report along with an action taken report to the Parliament. अब देखिए, जैसा कि बताया था, माइनॉरिटीज़ हर एक जगह के हिसाब से अलग होती हैं। तो प्रॉब्लम ये आई 2004 में बिल प्रपोज किया गया कि एक न्यू कमीशन बनाते हैं जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा। अभी बताया ना, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, तो एक न्यू सोर्स बनाते हैं, ये सोचा गया है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा, जिसके पास और बड़ी पावर्स होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि अब हम माइनॉरिटी को डिफाइन कैसे करें, और इसी चक्कर में बिल लैप्स कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग पावर्स होती हैं और स्टेट्स को डिफाइन करना चाहिए।
तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग माइनॉरिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू आपको माइनॉरिटी मिलेंगी। पंजाब हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम हो गया। तो इंडिया में जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के हिसाब से माइनॉरिटी को डिफाइन करना था। अब ये प्रॉब्लम हुई, इसलिए ये बिल जो है बेसिकली लैप्स कर गया, क्योंकि इंडिया में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों अलग प्रकार की होती हैं। तो आप ओवरऑल नंबर्स जो हैं कंट्री में उनको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसलिए जो है ये बिल आपका लैप्स हुआ था और ऐसा इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से ये रह गया। अब जो प्रेजेंट कंपोजिशन है इस कमीशन की, वो आप लोग देख लीजिए। चेयरपर्सन की जगह वेकेंट है अभी फ़िलहाल। वाइस चेयरपर्सन में मंजीत सिंह राय हैं। मेंबर वेकेंट हैं, ठीक है। और एक मेंबर हैं इसमें आतिफ रशीद, और एक वेकेंट है। अभी मैंने आपको कॉम्पोजिशन में बताया कि उसमें जो है 5 टोटल लिए गए थे। उसमें से देखिए, जो मंजीत सिंह हैं ये सिख में आ जाते हैं। जो जैन मेंबर हैं वो वेकेंट हैं, बुद्धिस्ट वेकेंट हैं, पारसी वेकेंट हैं, मुस्लिम वेकेंट नहीं, मुस्लिम हैं, आतिफ रशीद हैं भी, एंड क्रिश्चियन वेकेंट है। तो आधी से ज़्यादा सीट्स जो हैं अभी फ़िलहाल वेकेंट हैं। पर कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं ये है कि एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर होंगे, ठीक, जिसमें से ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट होंगी। अब दोस्तों आ जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसको NCW बोलते हैं, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड ये जनरली एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विमेंस के लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं या ऐसी चीज़ें जो विमेंस को अफेक्ट करती हैं उनको लेके। इसको स्टैब्लिश किया गया था 31 जनवरी 1992 को। और ये 90 इट इज़ डिफाइंड इन द 1990 नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि राइट्स ऑफ वुमेन को ये रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो वॉइसेस होती हैं, उनके जो कंसर्न्स होते हैं, जो जब भी औरतों पे अत्याचार या औरतों पे कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, जैसे डाउरी का हो गया या पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो गया या रिलीजन की वजह से कुछ हुआ, या वुमेन्स को जॉब्स में दिक्कत हो रही है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका जॉब्स में, तो उन सब चीज़ों को ये उन सारे सब्जेक्ट्स को जो है ऊपर लेके आती हैं और उसको कंसर्न जो इश्यूज होते हैं उनसे डील करती हैं। दे ऑल्सो हैव डिस्कस्ड पुलिस अब्यूजेस अगेंस्ट वुमेन एंड अदर एक्ट्स टू। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें एक चेयरपर्सन है हु इज़ कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। 5 मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। एंड दे मस्ट बी पर्सनस विद एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, जिनके पास एक्सपीरियंस हो या तो लॉ में या ट्रेड यूनियंस में या मैनेजमेंट में या इंडस्ट्री पोटेंशियल हो, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से वो हों, एक्टिविस्ट रही हों, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा रहा हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन या सोशल वेलफेयर से उनका कुछ ना कुछ लेना देना रहा हो। उनमें से 5 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें से प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1 member shall be from amongst the person belonging to scheduled caste and scheduled tribes, and member secretary to be nominated by the central government who shall be an expert in the field of management, organizational structure or sociological movement. An officer who is a member of civil service or union or of ऑल इंडिया सर्विस और होल्ड्स अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन विद अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस। तो हमने पढ़ा इसमें एक चेयरपर्सन जिसको नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 मेंबर्स जिसको भी नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से एक मेंबर रहेगा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, और मेंबर सेक्रेटरी जिसको फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना आप लोग के सर से बहुत कुछ ऊपर निकल जाएगा अगर मैंने सारी कमीशन एक साथ डिस्कस कर ली। तो अब मैं बता देती हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारा डिस्कस हो गया, माइनॉरिटीज़ कमीशन डिस्कस हो गया, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमारा डिस्कस हो गया। नाउ द हैप्पीनेस टिप फॉर यू पीपल ऑन योर public demand is: the worst thing in the world can happen, friends, but the next day the sun will rise up and you will eat your toast and you will drink your tea. So basically, do not worry, no worries, as this says, and do your work, try as much hard as you can, be busy, engage yourself in the things that make you happy, and subscribe for more information and motivational videos
and press the bell icon so that another video would be uploaded and you will get the notification. So like and stay safe, and I am on Instagram as the_Esperer, and keep smiling. So let us keep this for today, and the next commissions would be discussed shortly in my next video. Stay tuned and stay safe.